नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये रिकॉर्डिंग मैं आज दिल्ली से शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज यहाँ पर है हमारा एक बढ़िया सा प्रोग्राम और आप सबने देखा भी होगा बैचेस के अंदर। चलिए, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चंस बहुत लंबा सेशन नहीं लूँगा बिकॉज़ जीओसी है। इसमें मैं बहुत लंबे क्वेश्चंस ला भी नहीं सकता और कर भी नहीं सकता। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी की बात हो रही है तो कहीं न कहीं एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए यू मस्ट हैव लाइक कि ना डेल्टा। अगर आप H प्लस निकाल दें तो आपको कॉन्जुकेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है। किसकी दोस्त? कॉन्जुकेट बेस की। बेंजीन CO माइनस OH OH। सर, क्वेश्चन आती है अगर कोई बच्चा अगर ये देख रहा है कि रेजोनेंस है हाइपर, आपको मैंने पहले हमेशा बोला है कि कॉन्जुकेट बेस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर देख लिया करो, SIR जरूर देख लिया करो। यहाँ OH की वजह से SIR तो नहीं लगेगा। क्या लगेगा? तो लगेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक शानदार और अच्छी बात पता है क्या है? CO माइनस की बात करोगे तो CO माइनस के अंदर डबल बॉन्ड O डॉट 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 -1/2 ये भी एच बॉन्डिंग करेगा, ये भी एच बॉन्डिंग करेगा। मजा ही आ जाएगा। दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है हाइड्रोजन के साथ में। दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहां एक बार होगा तो एक चीज तो तय है कि फर्स्ट सबसे तगड़ा, फिर थर्ड नंबर। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मेरे साथ अगर बैठे हो, आंसर तो आपका आ गया होगा, डेली मुझे भी दिख रहा है 1342। मत करना ये, क्योंकि ये जिस दिन करने लग गए मैंने देखा है कई सारे बच्चे ये करते, वन आगे वन वन में ये फिर थ्री। अरे ये सब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये सब, इन सब से कभी नंबर नहीं आते, क्योंकि जिस दिन आप ऑप्शन देख के आंसर निकालने लग गए आप कभी भी सेलेक्ट नहीं हो सकते। ये आपको उन बच्चों ने सबने बताया भी है और समझाया भी है ना। 1 3। बात करें 2 और 4 में तो यहाँ पे मेटा है तो क्या लग रहा है -I। ये पैरा पे है, यहाँ लग रहा है +R। तो नेगेटिव नेगेटिव। तो सबसे तगड़ी स्टेबिलिटी -I के केस में आई होगी। इन दोनों में यहाँ तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उल्टा अनस्टेबल कर रहा है, इसीलिए 1 3 2 4 1 3 2 4 आए। कुछ मिस्टेक है दोस्त। ओ बहन, सही कर लेना। मैं आपको जब दूंगा तो सही दूंगा, टेंशन मत लेना। जेई में ऐसा नहीं था। -I +R। तो आपका आंसर हो गया 1324 कर देना इसको। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। तो पेपर में देख ले, आ जाओ। JEE एडवांस 2016 पेपर चेक कर लेते ना भाई। मेरे को ऐसा है कि तुम्हारे मन में भी डाउट क्यों रखूं मैं। ये रहा, देखो देखो, मैं कह रहा हूं ना यार, कुछ और ही है। 1 अलग है, ये 2 यहाँ पर ये वाला है, इन्होंने 2 ये वाला रख दिया है। मैं कह रहा हूं ना यार कुछ। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा? सबसे बढ़िया एच बॉन्डिंग, फिर ये वाला, फिर -I, फिर +R। तो 1 2 3 4 आगरा इज द करेक्ट आंसर। कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना, मुझे पता है यार। मैं कह ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। तो 1 2 3 4 आगरा इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक, ये वाला 2 है, ये वाला 1 है, सॉरी ये 3 है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल। सर आप ये सवाल क्यों लेके आए? आप एक चीज पैटर्न देखेंगे। मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल करवाया, अब मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का सवाल करवा रहा हूं, भले ही बहुत पुराना है। क्यों करवाया? कि जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो इस चीज को लेकर फोकस रहे कि दादा हर वैरायटी ऑफ जीओसी इज कवर्ड, सो दैट जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो ये देख पाए कि नहीं यार, हर टॉपिक हमारा कवर हो गया। ध्यान रखना। ऑक्टेट कंप्लीट फॉर्मल है। ऑक्टेट, डबल बॉन्ड है यहाँ पर। ऑक्टेट कंप्लीट
ये दोनों तो सेम हो गए यार, माइनस होगा फिर यहाँ पर, क्या है यार। चलो, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो मुझे क्लियर कट हो गया कि 4 सबसे पीछे हो गया, कोई न्यूट्रल नहीं है। यहाँ पे ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, यहाँ कार्बन पे माइनस है या नाइट्रोजन पे माइनस है, तो ऑब्वियस सी बात है n माइनस जी दिया। अब देखते हैं 2 का क्या है, तो 1 3 और 4, एक ही ऑप्शन है 1 2 4 3, ये भी गलत है, 4 सबसे लास्ट में, तो यही वाला होगा 1 3 2 4, ठीक है। कुछ ना कुछ रहा होगा यहाँ पे, शायद यहाँ प्लस रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये प्लस यहाँ नहीं रहा होगा, ये रहा होगा, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, हाईली हाईली अनस्टेबल, दैट्स व्हाई 1 3 2 4। ये लिया बेसिक, बहुत बहुत प्यारा सवाल। 2020 का ये पेपर इतना तगड़ा था कि इसके अंदर 2 सवाल तो ऑप्टिकल क्या है, 2 सवाल आइसोमेरिज्म क्या है, 2 सवाल जीओसी क्या है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 सवाल इन टॉपिक से पूछ लिए गए। करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, इन चारों के प्लस आर। देखो, लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, डीलोकलाइज, रेजोनेंस डीलोकलाइज, रेजोनेंस डीलोकलाइज, हाँ लोकलाइज, क्यों? एसआईआर के कारण ये प्लेन से घूम जाएगा, और अगर प्लेन से घूम गया तो लोन पेयर लोकलाइज रहेगा, डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई 4 इज द बेस्ट बेस। अब बचते हैं 1 2 और 3 में। तो NH2 के ऑर्थो पे NO2 के आने के कारण, NH2 के ऑर्थो पे कुछ भी आ जाए, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होने लगती है। उसका रीजन सॉल्वेशन नहीं हो पाता, पानी के मॉलिक्यूल इसके कॉन्जुगेट एसिड को घेर नहीं पाते इनके रिपल्शन के कारण, इसलिए रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा 3 सबसे बेकार। अब बचा 1 और 2, तो 1 और 2 में Me के इलेक्ट्रॉन देने की वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए 4 2 1 3, दैट इज अ बेसिक स्ट्रेंथ। 4 2 1 3 बिल्कुल गलत है। द मैग्नीट्यूड ऑफ पीकेबी डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, मतलब 1 2 का जो डिफरेंस है बेसिक स्ट्रेंथ का, वो ज्यादा होगा 4 3 से, बिल्कुल गलत आंसर है। 4 3 का डिफरेंस ज्यादा होगा और 1 2 से, क्यों? 4 3 एक मैक्सिमम स्टेप, एक मैक्सिमम बेसिक है, एक लीस्ट बेसिक है, उनका पीकेबी डिफरेंस तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा बीच वालों से, सिंपल मैथमेटिकल पार्ट है। रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3, यस सही बात है, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा है क्योंकि यहां रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, रेजोनेंस इसके लोन पे का लोकलाइज है। स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड 4 मोर बेसिक देन 3, हाँ बिल्कुल सही बात है, स्टेरिक रिपल्शन के कारण ये ज्यादा बेसिक हो गया। ऐसा यार, बहुत बड़ा हिंट मिल गया बच्चों को। सोचिए इस एक क्वेश्चन से कितने सारे चीजें एक साथ आती, बेसिक स्ट्रेंथ आ गया, SIR आ गया, सॉल्वेशन इफेक्ट आ गया। सोचो एक क्वेश्चन में पूरी बेसिक स्ट्रेंथ को पूछ डाला, रेजोनेंस इफेक्ट आ गया, इंडक्टिव इफेक्ट आ गया, रेजोनेंस इफेक्ट आ गया, SIR आ गया, सॉल्वेशन इफेक्ट आ गया, बेसिक स्ट्रेंथ आ गया, पीकेबी वाली बात आ गई। तो सोचिए कितना ज्यादा उन्होंने एक क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। ये जेईई एडवांस की बहुत खास बात है। ये भी 2020 का क्वेश्चन कह रहा था ना आपको, और ये वन ऑफ द फाड़ू क्वेश्चन है। ये जिसको पता होगा, आपको मैंने क्लास में क्लियर बता रखा है, इसका पीके 33 के आसपास होता है, इसका पीके 15 के आसपास, इसका पीके 25 के आसपास। तो क्या बोला है, द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1, कंपाउंड 1 जो थोड़ा बहुत एसिडिक है, इनके और इनके मुकेट बेस जो बनेगा नेगेटिव, वो तीनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है, तीनों डीलोकलाइज, बिल्कुल सही बात है। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक, 100% सत्य है इसका, और इसकी इतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ का लॉजिक ही यही है कि ये एरोमेटाइज हो चुका है। कंपाउंड 2 बिकम्स मोर एसिडिक, कंपाउंड 2 ज्यादा एसिडिक बन जाएगा अगर उसमें एक NO2 लगा दे, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, कहीं भी लगा लो, H+ हटाओगे, नेगेटिव बनाओगे, यहां लगाओगे तो बेस्ट, थोड़ा कम और कम इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। तो जी हाँ, लेकिन NO2 के लगाने से चाहे कहीं भी लगाओ, एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी। द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो क्या बोला है सबसे शानदार कौन सा हुआ? 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर।
अल्केन तो सबसे लीस्ट, फिर बेंजीन पे नेगेटिव, ये तीनों तो समझ में आ ही गया। देखो 1 को सबसे आगे रखा है, फिर 4, फिर 5। अब आप देख रहे हैं 4 5 1 आएगा, जिसको ये 1 जिसने भावना में बह गया एसिडिक स्ट्रेंथ में, वो गलत करके आ जाएगा। तो आंसर हो गया बेटा आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता। मैंने जो पिछले वीडियो में आपको एक सवाल दिया था, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, परेशान ना हो। Among the P, Q, R and S, the aromatic compound is R. बहुत मिस्टेक है यार, ये ऐसे था। आपको जो दूंगा बिल्कुल परफेक्ट पीडीएफ दूंगा, डोंट वरी, है ना। आप लोग रॉ पीडीएफ से जरूर सॉल्व करें पहले। HCl से H+ जाएगा तो क्या बनेगा दोस्त, ये एरोमेटिक। यहाँ पर ये था तो यहाँ से H+ निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी H- और H+ में H2 गैस बाहर निकल जाएगी, और साइक्लोपेंटाडाइन जो अपन ने बनाया ये बन जाएगा एरोमेटिक। यहाँ भी एरोमेटिक, यहाँ भी एरोमेटिक। अमोनियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो अमोनिया गैस रिलीज होती है, ये अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ते हैं हम। अमोनिया गैस रिलीज होगी तो अमोनिया को जब रिएक्ट कराओगे सबसे पहले ये बनेगा डबल बॉन्ड NH, इमाइन बना, टोटोमराइज करवाओ, डबल यहाँ आ गया, फिर इस N का अटैक, इस प्रकार ये कंपाउंड बन गया, दैट इज अ कंपाउंड। ये भी एरोमेटिक है, आर भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। पी वाले की बात करें तो AlCl3Cl ले जाएगा, यहाँ प्लस बच जाएगा, तो ये भी आपका एरोमेटिक। तो जी हाँ, मल्टीपल चॉइस के अंदर चारों सही हैं। आप देखिए, आप खुद देखिए, मैंने वो कौन सा सवाल छोड़ा जो आपके लिए बच गया। एरोमेटिक रेजोनेंस इफेक्ट आ गया, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी आ गई, एसिडिक स्ट्रेंथ आ गई, उसके अंदर बहुत सारे फंडे आ गए, बेसिक स्ट्रेंथ में बहुत सारे फंडे आ गए। आप खुद देखिए, मैं उस हर वैरायटी का सवाल लाया हूं भाई, तुम्हारी GOC का कोई टॉपिक ना छूटे, ठीक है। ये देखो हाइपर छोटा हाइपर आ गया। हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन की जो स्टेबिलिटी आ रही है उसका रीजन है अल्फा H। तो ये जो H है, ये इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है, जो फील्ड है, ये ट्रांसफर हो रहे हैं p ऑर्बिटल जो खाली है ये। और वही 2 ब्यूटीन के केस में अपन ने क्लास में पढ़ा है कि 2 ब्यूटीन के अंदर ये H यहां जाएंगे, ये यहां, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा फील्ड जाएंगे पाई स्टार वैकेंट, पाई स्टार वैकेंट, पाई स्टार वैकेंट। दैट सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज डिस्पर्स टू द पाई स्टार वैकेंट। पाई ऑर्बिटल जो खाली है एंटी बॉन्डिंग, उसमें जाएगा। पढ़ा है क्लास में, इसके बारे में बहुत डिटेल में समझा रखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल समझाए, इवन दो रिएक्शन मैकेनिज्म का थॉट समझाया। तो सिग्मा से P और सिग्मा टू पाई स्टार, ये रहा, आगरा इज द करेक्ट आंसर। कह रहा हूं ना, बहुत डरिए मत, कभी भी जीवन में ध्यान रखिए, सवालों से डरिए मत, बिंदास सॉल्व कीजिए। देखो ये वाला सेगमेंट बच गया था, मैंने नहीं कहा सब आ गया, ये बच गया था मेरा कि भैया सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट एक्वस NaOH में और एक्वस NaSCO3 में। तो क्या देखते हैं कौन ज्यादा, कौन सॉल्युबल होगा, तो जो वाटर से ज्यादा एसिडिक लोग होंगे, NaOH है, तो जो वाटर से ज्यादा एसिडिक लोग होंगे वो लोग सॉल्युबल हो जाएंगे। क्या इसमें तो H निकालने को जगह ही नहीं है। अरे वाह, COH 100% रिएक्ट करेगा। NO2 ना सर, NO2 तो अच्छा, अरे तो निकालो कहाँ से H, OH होता कुछ होता। यहाँ पे 100% फिनॉल है, तो फिनॉल, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या होगा, डोनेटिंग है, तो ये फिनॉल से कम एसिडिक है, पर वाटर से तो ज्यादा ही है। 100% सत्य है। H निकाल, ये अल्कोहल है, अल्कोहल कम एसिडिक होते हैं। फिनॉल 100% सत्य है। यहाँ तो H निकालने लायक जगह ही नहीं है, ये रहा COH, यहाँ से निकल जाएगा, बात खत्म। दैट इज अ रियलिटी। तो आपका हो गया 1 2 3 4, सो 4 कंपाउंड्स विल आर सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। सॉल्युबिलिटी के लिए सिंपल सा फंडा देखना है कि भैया कौन है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो दे रहा है, दे रहा है, तो दे रहा है तो ये फिनॉल से कम एसिडिक हुआ, बट क्या वाटर से कम हो गया क्या, नहीं, वाटर का तो कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस ही नहीं कर रहा, इसका कम से कम कॉन्जुगेट बेस O का माइनस रेजोनेंस तो कर रहा है, दैट्स इट, ऐसे। तो ये था सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट, ठीक है। अब मैं सॉल्युबिलिटी के 1-2 सवाल और हैं वो लेके चलता हूं। मैं GOC के 1-2 सवाल और है वो ले चलता हूँ, फिर मैं आपको कराऊंगा P उसके सवाल,
क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के सवाल जो है रिएक्शन बेस्ड, ताकि वो टॉपिक भी कवर हो जाए। बाइनरी मिक्सचर मतलब 2 का मिक्सचर है 1 और 2 का, तो एक्वस NaOH से रिएक्ट कराया तो 1 + 2 मतलब सेपरेट हो गए। मतलब क्या हो, एक रिएक्ट करे एक रिएक्ट ना करे, जो रिएक्ट करेगा वो पानी में पहुंच जाएगा, जो रिएक्ट नहीं करेगा वो ईथर में ही रह जाएगा, सॉल्वेंट में, बाइनरी मिक्सचर में रह जाएगा। समझ में आया? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन उसी को कहते हैं। NaCO3 में भी सेम चीज है, एक करे एक रिएक्ट ना करे। सब देखते हैं चलो। ये फिनॉल है, तो फिनॉल NaOH से रिएक्ट करेगा, NaH कार्बोक्सिलिक ये भी करेगा, तो बेकार हो गया। दोनों ही लोग रिएक्ट कर जाएंगे तो दोनों ही सॉल्ट बना लेंगे, दोनों ही पानी में पहुंच जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का। कचरे का कचरा बनाने का क्या सेंस है दोस्त? कचरे को कचरा बनाने का तो कोई सेंस है ही नहीं, कोई सेंस नहीं है दोस्त। NaCO3 से ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये कर जाएगा, तो इससे तो सेपरेट हो गए पर इससे सेपरेट नहीं हो पाए। दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये हमारे ऑप्शन में नहीं आ सकता। NaOH कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेगा, अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब सेपरेट हो जाएंगे। NaCO3 COH से रिएक्ट करेगा, H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है ये, और ये रिएक्ट नहीं करेगा। वाह, तो ये पेयर, दिस पेयर कैन बी सेपरेटेड बाय बोथ एक्वस NaOH एंड बोथ एक्वस NaHCO3, दोनों से रिएक्ट कर जाएगा, है ना। अल्कोहल फिर से दोनों से रिएक्ट नहीं करेगा, NaOH से भी नहीं, NaCO3 से भी नहीं। फिनॉल NaOH से रिएक्ट कर जाएगा तो NaOH से सेपरेट हो गए, पर NaHCO3 से रिएक्ट नहीं करेगा, तो फिर कोई काम का नहीं है। हमें वो पेयर चाहिए जो दोनों से सेपरेट हो जाए। ये वाला पेयर इससे हो रहा है, इससे नहीं हो रहा, तो नहीं चलेगा, दोनों से सेपरेट होना चाहिए। अल्कोहल है, दोनों से रिएक्ट नहीं करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों से रिएक्ट कर जाएगा। मजा आ जाएगा भाई, नहीं हाँ नहीं हाँ, बिल्कुल। सो दिस पेयर ऑल्सो कैन बी सेपरेटेड बाय both the reactions, both the reagents. So answer will be Bombay and Delhi. Bombay and Delhi. फिर से एरोमेटिसिटी का सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स इन प्योर फॉर्म, देखो इन्होंने जानबूझ के, ताकि कल को तुम मुझसे ये ना पूछो कि यार इसका क्या करें सर अभी वाले में ना। प्योर फॉर्म मतलब जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। हाइब्रिड मतलब इज आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। अब जेई यहां पर क्यों फंस गया, जेई ये बात भूल गया कि अनस्टेबिलिटी एट रूम, ये सवाल गलत है एक्चुअली में। अगर मैं चाहता तो इस सवाल पे अगर कोई बच्चा क्लेम करे तो जेई को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। एरोमेटिक कंपाउंड्स भी ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होते हैं। रूम टेम्परेचर की अनस्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो तो अनस्टेबल होते ही होते हैं। तो इसीलिए मेरे को देखा तो यार ये तो नॉन एरोमेटिक है। मैं बस इस सवाल को देखकर समझ गया कि जेई क्या चाहता है, इसीलिए ये आंसर नहीं हुआ। और ये वाला 2 और 2 4 एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तो ये जरूर अनस्टेबल है। ये वाला ऐसे टूटेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो प्योर फॉर्म के अंदर ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। ये भी अनस्टेबल है, समझ में आया, ये भी अनस्टेबल है, समझ में आया। ये वाले में टूटेगा नेगेटिव पॉजिटिव, तो 2 2 4 2 6 और 1 7, ये एरोमेटिक है। इसका मतलब ये वाला स्टेबल, ये मान के चल रहा है कि इस सवाल में जेई ने ऐसा पूछा होगा, जेई ने सॉरी सोचा होगा। थॉट तो गलत है भाई, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर आई कांट कमेंट, बट क्वेश्चन तो करना ही है, नंबर तो लाने हैं। तो देख लेंगे भैया, वो लोग एरोमेटिसिटी और पूछ रहे, तो अनस्टेबल, एंटी एरोमेटिक तो अनस्टेबल होते ही होते हैं। दुनिया के सारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल है। तो मैंने आंसर कर दिया बॉम्बे कैलकाटा, आंसर कर दिया, मैं भावनाओं में नहीं पाऊंगा, नंबर पे तो लाने दोस्त। अब चलते हैं, आज क्वेश्चन केवल बचे हैं। अब सोचिए मैंने आपसे सारे सवाल, देखिए बात हुई थी 5 क्वेश्चन की, इस सीरीज में बात की गई थी 5 क्वेश्चन की। हमने 1 2 3 4 5 6 7 7 ये हो गए, 2 ये 9 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और अब मैं आपको 3 सवाल और करवा रहा हूं। ये 3 सवाल हैं कैरियर्स मेथड, ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस के सवाल है। द रिएक्शन ऑफ Q ओके विथ PHSNA मतलब S - Na+ न्यूक्लियोफिलिक है, yields an organic compound that gives positive carriers। अब ये कैरियर जो टेस्ट है वो कौन देते हैं, तो कैरियर्स टेस्ट तो बहुत लोग देते हैं, फास्फोरस भी देता है, सल्फर भी देता है, ये सब भी देते हैं। ऑन ट्रीटमेंट विथ Na2O2 फॉलोड बाय बेरियम BaCl2, D नहीं है, तो ये क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट। क्या होगा,
तो सबसे सर इसका क्या तरीका होता है? मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। पहले मैं आपको सिखाता हूँ क्या आप पूछना चाह रहे हैं। मान लो एक कंपाउंड पी बना, पी को कैरियर्स टेस्ट पे ले गए, तो अब आपको कैरियर्स के लिए मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे को तो कार्बन अलग, एच अलग, ए अलग, बी अलग, जो भी एटम है उसको एटॉमिक फॉर्म में तोड़ दिया, एकदम चूरा कर दिया। उसके बाद इसके अंदर NO2 O2 डाला गया, तो जितना सल्फर था वो आपका कन्वर्ट हो गया SO4 की फॉर्म में। समझ गए? NO2SO4। और उसको जब आपने बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कराया तो दैट विल कन्वर्ट टू बेरियम सल्फेट, और ये कंफर्म हुआ कि कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है। और इसके मास को निकालकर, बेरियम सल्फेट के मास को निकालकर आप इसका एस्टिमेशन भी कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना % सल्फर रहा होगा। समझ में है बेटा? अब लेकिन इसमें दो क्वेश्चन मिक्स है। पहली बात तो कैरियर्स टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए? सल्फर चाहिए। दूसरी बात, रिएक्शन करवानी है और रिएक्शन हो रही है और ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। पहली बात तो अब देखिए पहला वाला, तो जी हाँ, इस फ्लोरीन के लिए ऑर्थो और पैरा पे विड्रॉइंग ग्रुप है, SN2AR होगी। SN2AR होने के बाद यू विल गोइंग टू गेट SPH NO2 NO2। तो सल्फर जो है वो आपका एस्टिमेट कर सकते हो। तोड़ दोगे, छिन्न भिन्न कर दोगे, कार्बन मिलेंगे बहुत सारे, नाइट्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन में सल्फर मिलेगा, पर NO2 O2 के साथ सल्फर रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, SO4 2- बनेगा, वो फिर बेरियम सल्फेट बना देगा। तो जी हाँ, रिएक्शन कर रहा है और सल्फर मिल रहा है। तो इससे में क्या मिला? रिएक्शन होनी चाहिए और सल्फर मिलना चाहिए, बस खत्म बात। दूसरे वाले में रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये मेटा पे लगे हैं, तो ये आई निकलने वाला नहीं है। सर तीसरे वाला सल्फर है, देखो कितना गुमार खाया, कितना हरामी लोग। भाई सल्फर दे दिया पर रिएक्शन नहीं करेगा, बिकॉज दोनों के दोनों मेटा पे लगे हैं, इसीलिए ये आंसर नहीं है। रिएक्शन भी करना चाहिए और सल्फर भी होना चाहिए। यहाँ सल्फर तो है पर रिएक्शन नहीं हो रही है। कितनी अजीब बात है। बात समझ में आई? डेली वाला, इसमें सिंपल SN2 हो जाएगी, तो ये हट के क्या लग जाएगा? SPH। तो जी हाँ, ये यहाँ से भी देगा, और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जितना मोल मिलेगा उसका डबल मोल यहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ दो सल्फर है तो 2 मोल मिलेंगे। समझ में आया बेटा? ऐसे ढूंढते हैं। कल को हो सकता है जेई और टफ करने के लिए मास वास दे दे और पूछ ले इतना ग्राम मिलेगा, तो आपको देखना पड़ेगा फिर परसेंटेज सल्फर निकाल के। भारी सवाल हो जाएगा, बहुत भयानक सवाल। आगरा दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। आगरा दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। मैच द कंपाउंड वन, मैच करना है एनिलीन। तो एनिलीन का हो गए है बेंजीन पे NH2, ऑर्थोक्रेसोल का हो गए है CH3, सिस्टीन का हो गए है सिस्टीन। सिस्टीन में आपको ये पता होना चाहिए जो भी है, देखो कितना कितना तगड़ा सवाल है। फिनॉल पूछ लिया, अमाइन पूछ लिया, अमीनो एसिड पूछ लिया, बायोमोलिक्यूल, कैप्रोलेक्टम अमाइंस पूछ लिया, लो 7 की रिंग। सोडियम फ्यूजन देखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्ट कंपाउंड बेरियम, प्रशन ब्लू कलर। जब मैंने, अबे पी है वो आर नहीं है, मतलब पी हटा दो, गधा है क्या? तो प्रशन ब्लू कलर जो है वो कौन देता है? कार्बन और नाइट्रोजन। हमें वो कंपाउंड ढूंढना है क्योंकि Fe4 आपने पढ़ा होगा, 32 Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, सो दैट कंपाउंड गिव्स प्रशन ब्लू कलर। तो कार्बन और नाइट्रोजन की जरूरत है, तो दुनिया के वो कंपाउंड जहाँ कार्बन नाइट्रोजन है, बिल्कुल है, तो इसका पी होगा। कार्बन नहीं, यहाँ है ना सर, सल्फर भी है, तो जब सल्फर आएगा तो फिर ये SCN देगा, FeSCN होल थ्राइस। पढ़ा होगा आप लोगों ने, ब्लड रेड, खूनी लाल कलर, कहीं है क्या? ये रहा ब्लड रेड कलर, तो ये रहा, यहाँ पे होगा Q। समझ में आया? कार्बन नाइट्रोजन यहाँ पे है, तो यहाँ पे आएगा आपका P, प्रश्न ब्लू कलर। ब्लड रेड के लिए सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन तीनों चाहिए, यहाँ मिल गया। एडिशन ऑफ कंपाउंड टू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3 रिजल्ट इन एफरवेंस। छोटू निकल रहा है, छोटू के लिए क्या चाहिए? ये करेगा ना, ये करेगा ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कर जाएगा, ये ना, तो ओनली ये करेगा, तो कौन सा बेटा? ये R। कंपाउंड रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू गिव अ वाइट प्रेसिपिटेट। यहां पर देखो मजा आता अगर ये मेटाक्रेसोल लिख देते, मजा आ जाता सीरियसली। तो मेटाक्रेसोल वाले केस में तो यहाँ 3 BR लग जाते हैं, यहाँ पे यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, और व्हाइट PPT नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 2 ही BR लग रहे हैं। ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता तो जाके व्हाइट PPT आता, यहाँ बन जाएगा ट्राई ब्रोमो एनिलीन।
तो यहाँ आपका आंसर आ गया व्हाइट पीपीटी के लिए एस। अगले में ट्रीटिंग द कंपाउंड न्यूट्रल एफिशिएंसी थी, तो फिनॉल चाहिए भाई, फिनॉल ये रहा, बस यहीं पे होगा, तो ये होगा टी, पी एस टी क्यू आर पी, पी एस टी क्यू आर, एक अगर फर्स्ट में निकाल लेते तो कहाँ हो जाता, तो आंसर विल बी दिल्ली, आंसर विल बी दिल्ली। सो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, आज का सेशन का ये आखिरी सवाल, और आप परेशान मत होना, कहीं भी घबराइएगा मत, बड़ा आसान सवाल है। ये सवाल बहुत तगड़ा सवाल था मेरी नज़र में, तो रेड फॉस्फोरस Br2 सिंपल रिएक्शन थी कि सिंपल बेंजीन पे यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ लग जाएगा Br। अब यहाँ पर आकर बच्चा गलती पता क्या करता है, बच्चा क्या सोचता है कि यार कैरियस मेथड लिखा हो तो Ag, इन्होंने बोला AgBr कितने मिलेंगे, तो बच्चा पता क्या सोचता है, बेंजीन का X तो छोड़ता ही नहीं है, पर इन्होंने एक वर्ड यूज किया दोस्त, कैरियस मेथड, तो कैरियस मेथड से एस्टिमेट करना है। अगर मुझसे कोई बोलता है इसके ऊपर AgNO3 डाला है, तो ये तो AgNO3 डालने पर एक ही मोल निकालता, लेकिन दो दो मोल। अब कैरियस लिखा है तो कैरियस में ऐसे नहीं होगा दोस्त, C7H456 Br2, इस प्रकार इसको अब आप AgCl के Ag डालेंगे तो 2 मोल AgBr बनेगा। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना होगा, हमें 2 मोल AgBr मिलेगा। अगर ये कैरियस नहीं होता तो कहानी चेंज होती, पर कैरियस की वजह से कितना सवाल चेंज हो गया। 1 ग्राम R लिया है, इसका मास निकाल लो, C7 12/7 690 और Br कितना 80 160, तो 160 8 16 160 और 90 कितना हुआ है 40, 250 हो गया, 250 हो गया। तो मतलब 1/250, इस कंपाउंड का मोल है 1/250 मोल्स। तो इसके 1/250 मोल से AgBr कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा, तो इसका मोल हो गया 2/250, ये मोल हो गए। अब पूछा क्या है आपसे, मास पूछा है, तो मास के लिए AgBr का मास मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/250 इंटू मास ऑफ AgBr, Ag कितना है 108 और 80 188। तब आप खुद देख सकते हैं, चाहे तो काटापीटी कर लीजिए या एक काम कर दीजिए, मैं तो ऐसे करता हूँ 1000/4 कर देता हूँ इसको, सही है ना, तो 4 8, तो 188 पे तो मैथमेटिक्स वाले ना अपन, तो 8/1000 कर लो, 8 बटा 64 6 70 15, तो 1.50 1000 है ना, 1.50 इज अ करेक्ट आंसर। अगर कोई गलती हुई तो माफ़ी चाहूँगा, कहीं अगर मैंने कुछ मिस्टेक की हो तो आप सही कर लेना, मुझे लग रहा है सही किया मैंने, सर मैंने सही किया है, 1.50 इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है और कैरियस मेथड का कितना शानदार सा यूज किया गया है। होमवर्क जो मैंने आपको दिया था, उसका आपका आंसर बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात, उस क्वेश्चन से 2 चीजें सामने आती है, एक तो IUPAC और एक रिएक्शन। NaNH2 से रिएक्शन कराया 2 मोल, तो पहला मोल तो यहाँ से रिएक्ट किया ट्रिपल बॉन्ड से, दूसरा मोल यहाँ से रिएक्ट किया, लेकिन पहले डाला गया है, मैं भूल गया पहले क्या था, एमी आया था कि ET आया था, मैं भूल गया, सॉरी ये भी नहीं था, ब्यूट तो आइन था, ब्यूट बनाइन था, ये तो पहला यहां से निकलेगा, दूसरा यहां से निकलेगा, ये अब आपने इसके ऊपर डाला था MEI, पहले डाला ETI, तो ETI कौन रिएक्ट करेगा, ये कम स्टेबल है, ये रिएक्ट करेगा, तो आपका बना CH3 ET, ये ट्रिपल बॉन्ड ME, ये। अब कितनी बेहतरीन चीज है, पहली बात तो इससे रिएक्ट कराना पहले, फिर इससे कराना, दूसरी बात IUPAC लिखते वक्त 1 2 4 कहीं बच्चे 5 ऊपर लॉन्गेस्ट चेन, तो आंसर हो गया इसका 4 मिथाइल हेक्स सिस, क्यों सर सिस क्यों, 6 हेक्स-2-ईन, क्योंकि फिर मैंने H2PD BSO4 से भी रिएक्ट कराया था, तो सिस वाली ही बनेगी,
तो सिर्फ नहीं लिखोगे चलो ठीक है, पर फिर भी सिर्फ ध्यान होना चाहिए कि आंसर में ये आएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? तो दैट वाज होमवर्क जो था आप लोगों के लिए, वो मैंने आपको बताया था। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। एंड दैट वाज, आज मैंने 5 नहीं बहुत सारे क्वेश्चन लिए। जब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए तब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि दादा ये सब करना ही करना है। तो आप इस सीरीज को, ये मेरा आखिरी लेक्चर था, दैट इज एंडिंग फ्रॉम माय साइड। जीओसी खत्म होता है और ये सीरीज एक शानदार सी, जिसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के थ्रू, अगर आप मेरा कोई भी वीडियो देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि मैंने आपको उस चैप्टर को पूरा कवरेज करवा दिया हर क्वेश्चन के थ्रू। इसमें मेरे को जो था क्वालिटेटिव बच्चों का नहीं हो पा रहा था, तो मैंने वो भी कवर करवा दिया। लव यू ऑल, बाय बाय। आज एक बहुत बढ़िया दिन था, आज उन बच्चों से मिलना हुआ जो जेई एडवांस क्वालिफाई करके आज आईआईटीज़ में है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मुंबई, सभी लोगों से मिलना हुआ। भाई साहब जश्न है, दिल से बता रहा हूँ भाई, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। लव यू, बाय बाय।